Hello everyone, this is the second lecture for the chapter Life Process. Today in this lecture we are going to cover respiration heading. Okay, so respiration क्या है उसके लिए पहले हमने लास्ट जो इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है दैट इज न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, उसको जानते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोसेस डाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड को हमने लिया, फिर इस कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ब्रेक किया गया और इसे सिंपल फूड बनाया गया। क्या किया गया? फूड को सिंपल बनाया गया और इस सिंपल फूड को बॉडी सेल्स तक पहुंचाया गया, हर इंडिविजुअल सेल्स तक पहुंचाया गया। किसे? फूड को। अब इस फूड से हमें एनर्जी लेनी है। ठीक है, हमें जब भी कोई फंक्शन परफॉर्म करना है तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? इस फूड से। ठीक है, तो जो प्रोसेस इस फूड को दैट इज C6H12O6, इस जिस प्रोसेस से इस फूड का फर्दर ब्रोकन डाउन किया जाता है और एनर्जी को रिलीज किया जाता है, वो प्रोसेस ही क्या कहलाती हमारी है? रेस्पिरेशन। क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन। तो सिंपली अगर हमें ये मेंशन करना हो कि रेस्पिरेशन क्या है तो हम डिफिनेशन में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? द प्रोसेस बाय विच रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट broken down and release एनर्जी। ठीक है, ये हो गया हमारा रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन एग्जैक्टली क्या होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि रेस्पिरेशन के जो होते हैं दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन इज एनएरोबिक respiration and second one is aerobic respiration. anaerobic respiration ये क्या होगा? ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग हम अपनी फर्स्ट हेडिंग की तरफ मूव करते हैं, दैट इज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में एग्जैक्टली होता क्या है? हमने बात की कि जो ग्लूकोज है, द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ग्लूकोज जो है ये एक 6 कार्बन कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड। इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ठीक है, ये टूटेगा और बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये प्रोसेस होती कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म में होती है और इस प्रोसेस का नेम क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस की मीनिंग अगर आप इसको वर्ड को ब्रेक करो ना, तो ग्लाइको वर्ड आता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस लाइसिस, यानी ग्लूकोज की लाइसिस। लाइसिस की मीनिंग होती है ब्रोकन डाउन या ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। सो ये प्रोसेस होगी कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। दूसरा, ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, ये आपके ये दोनों जो एरोबिक और एनएरोबिक दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में ये प्रोसेस होगी। ठीक है, चाहे प्रोसेस एनएरोबिक हो चाहे प्रोसेस एरोबिक हो, यानी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है अगर वो एनएरोबिक हो रही है या एरोबिक, दोनों की ही फर्स्ट स्टेप आपकी क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। और ये होती कहाँ है? इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन इज साइटोप्लाज्म। तो सिंपली हम ये इससे ये भी समझ सकते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, अगर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती तो और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस वहां पे नहीं होती। दैट मीन्स कि हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस
जो प्रोसेस होती है डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। हम ये बात कह सकते हैं ना कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं करती। ठीक है, ओके। सो अब हमने क्या देखा कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है टू पायरुविक एसिड, यानी दो मॉलिक्यूल, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। इसको लिखते ऐसे ही है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपने मॉलिक्यूल के लिए मैंने लिख दिया टू मॉलिक्यूल, ठीक है। और पायरुविक एसिड क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। हमारी दो चीजें मैंने एक बताई है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है उसकी एग्जैक्टली मीनिंग क्या होती है, फिर मैंने बताया है कि इस ये प्रोसेस ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं करती है। एक पॉइंट और क्या मैंने बताया, ये कॉमन प्रोसेस है, कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी दोनों तरह के रेस्पिरेशन में जो फर्स्ट स्टेप आपकी होगी वो क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये हो गया कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। अब हमारी सेकेंड स्टेप डिपेंड क्या करती है कि कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म होने जा रहा है, किस तरह का रेस्पिरेशन होने जा रहा है। ठीक है, सो क्योंकि हम बात कर रहे हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्दर क्या होगा, जो टू मॉलिक्यूल्स होंगे, पायरुविक एसिड को मैं पीए लिख रही हूँ, ठीक है, पायरुविक एसिड है ये, ठीक है। इसका क्योंकि हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इन केस ऑफ ईस्ट, अगर ईस्ट के केस में देखा जाए तो वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के क्या बनाएंगे, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल, ठीक है, C2H5OH, जिसको विद इन ब्रैकेट आप लिखोगे इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल या इथाइल, सॉरी, अल्कोहल, C2H5OH, ठीक है। तो C2, ये आप देख रहे हो कि दो कार्बन कंपाउंड है, इथेनॉल क्या है, इथाइल अल्कोहल, दो कार्बन कंपाउंड है, 2 कार्बन है यहाँ पे, यानी, और ये हमारा पायरुविक एसिड कैसा था, 3 कार्बन कंपाउंड था, यानी यहाँ पे इथेनॉल जो है 2 कार्बन कंपाउंड है, इसका मतलब कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ठीक है। क्योंकि दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो यहाँ दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन। क्या कहलाती है, फर्मेंटेशन। इथाइल अल्कोहल के साथ साथ इसमें और किस चीज का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का, यानी एनर्जी भी रिलीज होगी। सेकंड, अगर एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होगा, मसल सेल्स के अंदर, मसल सेल्स, ये कब होता है, जब हम हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या रनिंग कर लेते हैं तेज, तो वहां क्या होता है, एन एरोबिक ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, पायरुविक एसिड का, और बनाता क्या है ये, दो मॉलिक्यूल बनाता है, किसके, लैक्टिक एसिड के, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी, ठीक है, इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड। और आप कह सकते हो इन केस ऑफ जब मसल सेल एनारोबिकली आपकी रेस्पायर करेगी तो दो मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के बनेंगे, और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, और आपको मसल क्रैम्प होता है, क्या होता है, कॉज करता है ये मसल क्रैम्प। हेवी एक्सरसाइज आप कर लेते हो तो आप पेन का एहसास होता है, ठीक है। तो ये क्या कॉज करते हैं, मैसल का रीजन क्या होता है कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। दिस इज अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन, ओके। साथ में क्या बनेगी यहाँ पर, एनर्जी, यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी, लैक्टिक एसिड के साथ एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन कहा जाता है इन केस ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन एनर्जी से ही क्या होता है, आगे जाके एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन, डाउन, कलर चेंज करते हैं,
breakdown doesn't या doesn't occur, ठीक है, जिसकी वजह से जो एटीपी यहाँ बनता है वो कम कम एनर्जी रिलीज होगी और कम एटीपी का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो एटीपी जब बनेगी इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसमें जो एटीपी होगी वो लेस एटीपी बनेगी, लेस एटीपी। और आगे अगर आप और डिटेल में पढ़ोगे तो कहा जाता है सिर्फ 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों की फर्स्ट स्टेप क्या है? ग्लाइकोलिसिस। इसकी लोकेशन याद रखिएगा, क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। और ये कैसी प्रोसेस है? एक एनएरोबिक प्रोसेस है, ठीक है, एनएरोबिक प्रोसेस है। सेकेंड, एरोबिक रेस्पिरेशन के सेकेंड स्टेप क्या होती है कि दो मॉलिक्यूल जो पायरुविक एसिड के बने हैं ये क्रेब्स साइकिल में जाते हैं, क्रेब्स साइकिल में जाते हैं, ठीक है। ये होती कहाँ पे? इसकी लोकेशन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ये लोकेशन आप याद रखोगे। थर्ड स्टेप इसकी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये कहाँ होती है? आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रिया का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था सेल चैप्टर में, ग्रेड 10th में। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वहां पे होगी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एंड द फोर्थ वन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इतनी स्टेप में आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। फॉस्फोराइलेशन ये कहाँ पे होता है? ये सारे जो पोजीशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिए जा रहे हैं एक्सेप्ट ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल आपकी ईटीसी दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये सब कहाँ आपका हो रहा है? ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, बट इनकी प्लेसेस अलग अलग हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ये कहाँ होगा? F0 F1 पार्टिकल पे होगा, जिसे ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, यानी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होती है कि स्टार्ट करते हैं कि हम कहाँ से? ग्लूकोज, ठीक है, इस ये 6 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगी, पायरुवेट बनेगा, दैट इज पायरुविक एसिड, पायरुवेट भी बोलते हैं इसको, पायरुवेट। 2 मॉलिक्यूल इसके बनेंगे, ठीक है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये 6 कार्बन कंपाउंड है। फर्दर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन है ये, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में क्या होगा? जो फूड होगा इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, उस यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। 4 प्रोसेसेस जो हमने लास्ट में बात की हैं, ग्लाइकोलिसिस, देन क्रेब्स साइकिल, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। इसके जरिए क्या होगा? ये फूड कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पे होगा और ये बनाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है। और इस एनर्जी से जो एटीपी फॉर्म होगा दैट इज 38 एटीपी। सो आप डिफरेंस देख रहे हो कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन था यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी बन रहे थे, सिर्फ 2 एटीपी हमारे बन रहे थे इन केस ऑफ, सॉरी, इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये देखो आप, सिर्फ 2 एटीपी बन रहे थे एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। सो ये डिफरेंस आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पे 38, रीजन क्या हो रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जिसकी वजह से 38 एटीपी बनते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी का फॉर्मेशन कम होता है, तो उसके आंसर मैंने मेंशन कर दिया। दूसरा आपसे इनकी लोकेशन पूछेगी कि एरोबिक रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन की प्लेस आप बताओ कहाँ पे होता है ये एग्जैक्टली। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल, आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड ईटीसी, ये कहाँ पे होता है, ठीक है।
सो सो तो एरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ जो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो एनर्जी रिलीज हुई ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी का यूज क्या कहाँ पे किया जाता है? एटीपी के फॉर्मेशन में, एटीपी फॉर्मेशन। अब एटीपी का फुल फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। सो एनर्जी का यूज यहाँ पे हो रहा है इस एटीपी के फॉर्मेशन में। होता क्या है? एडीपी, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी का क्या हो जाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ओके, ये क्या करेगा? ये जुड़ेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। ठीक है, किससे जुड़ेगा ये? इनऑर्गेनिक, 1 मिनट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और बनाएगा क्या? एक फॉस्फेट और ऐड हो गया, तो अब डाई फॉस्फेट की जगह ये क्या हो जाएगा? ट्राइफॉस्फेट। क्या बनाएगा? एटीपी। ठीक है। सो एनर्जी का यूज कहाँ पे हुआ? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने में, और बनाया क्या इसने? एटीपी। ओके। बोर्ड एग्जाम में आपका ये एक एक्टिविटी दिखाई गई है कि आपकी एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी ऑलरेडी मेंशन्ड है। बोर्ड ने इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा था क्वेश्चन इसका, कि यहाँ पे आप एक्टिविटी में देख रहे हो कि अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को पता करना है, उसमें होता है क्या करेंगे कि लाइम वाटर है, लाइम वाटर, ठीक है, लाइम वाटर जो होता है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, ठीक है, लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करता है, लाइम वाटर होता क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH2। ठीक है, तो ये जब रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, तो बनाता क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, प्लस वाटर। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट यानी बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है इसका। यानी कोई चीज नीचे आके, यहाँ देखो आप, जैसे बैठ गई हुई है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है तो ये नीचे जाके सेटल डाउन होती है और एक प्रेसिपिटेट बनाती है। लाइक पानी में आप चौक को डाल दो, कुछ देर बाद आप देखोगे तो चौक जो है नीचे जाके ऐसे बैठ जाएगी। ठीक है, तो वो उसका प्रेसिपिटेट हो गया। तो इस तरह का प्रेसिपिटेट होता क्या है, आप देखोगे तो जो वाटर है ऊपर ट्रांसपेरेंट हो गया और नीचे एक प्रेसिपिटेट बैठा हुआ है। प्रेसिपिटेट होता किसका है? कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जब आप इसमें ब्लो करोगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो होती जा रही है, ठीक है, तो ये जो वाटर है ना, ये कन्वर्ट, ये कैल्शियम बाई कार्ब जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट में, कैल्शियम बाई कार्बोनेट में, जो कि डिसॉल्व्ड होता है वाटर के अंदर, डिसॉल्व्ड। ठीक है, ये वाटर में डिसॉल्व होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 का, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज का, कि क्या होगा अगर ये प्रोसेस होती है। ठीक है, कि आप देख रहे हो कि पहले जो है एक प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनाता है, देन बाद में देखा गया कि वो वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो रीजन क्या होता है कि वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए दोबारा आगे जाके वाटर आपको ट्रांसपेरेंट दिखता है। एक्सेस जब CO2 इसमें पास की जाएगी, एक्सेस। ठीक है, सो हमें एनसीईआरटी की इसलिए एक्टिविटी को, इसलिए मैं मतलब ध्यान से रखना है, इसको ध्यान देना है। इसको मेंशन करने का मेरा मेन पॉइंट ये है कि एक्सरसाइजेस जो होती हैं, इनकी एक्टिविटीज यहाँ से भी क्वेश्चन किए जाते हैं। ओके, दूसरा क्या है, यहाँ पे दो एक्टिविटीज ली गई हैं। एक ये है कि आप जो है अपने माउथ से ब्लो कर रहे हो इसके अंदर जो लाइम वाटर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि एक पिचकारी यानी एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इस टेस्ट ट्यूब में देख डाला जा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस पूछा जा रहा है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है देखोगे आप, कौन सा जल्दी टर्न करेगा लाइम मिल्की वाटर में। लाइम वाटर कब जल्दी मिल्की हो जाएगा? तो कब जल्दी मिल्की हो जाएगा? रीजन कि हमारे जब हम एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन वहां पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो लाइम वाटर ये पहले मिल्की हो जाएगा। और अगर ए टेस्ट ट्यूब में देखोगे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन जो होता है बहुत कम होता है, तो यहाँ ये जल्दी मिल्की नहीं होगा। तो इन दोनों में यहाँ पे इस एक्टिविटी का रिजल्ट ये है। दूसरा,
कि कहा जा रहा है कि अगर आप ईस्ट को ऐड कर देते हो किसी फ्रूट जूस में या शुगर सॉल्यूशन के अंदर, तो ईस्ट क्या करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसमें वो और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, निकालता है वो। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस में फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। और क्या होगा, आपका रिजल्ट क्या होगा कि लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ठीक है, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। इस केस में भी होगा, इस केस में भी होगा। इस केस में जब जहां पे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड दी जा रही, वहां पे ये जल्दी लाइम वाटर मिल्की नहीं होगा। ठीक है, ये टाइम लेगा, काफी टाइम लेगा। नेक्स्ट, ये हो गई हमारी एक्टिविटी के बारे में बात। नेक्स्ट है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। सो प्लांट में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, थ्रू स्टोमेटा। फर्स्ट क्या हो जाएगा, थ्रू स्टोमेटा। ये बात हमने पीछे अपने लेक्चर में बात इसके बारे में की थी। तो स्टोमेटा कैसा स्ट्रक्चर है वो भी मैंने दिखाया था कि स्टोमेटा, ये स्टोमेटल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ओपेंड है, ये, और ये क्लोज स्टोमेटा है। जब वाटर इसके अंदर गार्ड सेल में फिल होता है तो गार्ड सेल टर्जिट हो जाती है और स्टोमेटा को ओपन कर देती है। ये सारी बातें हमने अपने लास्ट लेक्चर में हमने इस तरह की बात की थी। ठीक है, और जब वाटर यहाँ से रिलीज हो जा रहा है तो स्टोमेटा क्लोज होता है। स्टोमेटा हेल्प किस में करता है, गैसेस एक्सचेंज में, जिस तरह हमारी बॉडी में हमारा माउथ या हमारी नोज फंक्शन करती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट क्या होता है ये भी हमने बात की थी कि ग्रीन लीव्स जितनी भी होती वहां पे, या हमने कहा था जो यंग ग्रीन स्टेम्स होती हैं वहां पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज प्लांट में कहाँ से होता है, लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स देखो आप, जो ओल्ड स्टेम्स होती हैं उस पे ये लेंस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। अब ये इसका इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, यानी इसका जब सेक्शन काट के आप देखोगे ना तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये क्या है, ये कहा जा रहा है, ये क्या है, ये लेंटिसेल्स है। ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, ये क्या है, लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स हैं। ये ओल्ड स्टेम्स जो होती हैं वो रेस्पायर कैसे करेंगी, एक्सचेंज वहां पे गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा, गैसियस एक्सचेंज स्पेशली एक्सचेंज कैसे होगा, बाय दीज लेंटिसेल्स। ओके, और इन केस ऑफ रूट्स, जहां पे ना ही स्टोमेटा होते हैं ना ही ये लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, यानी प्लांट का सारे पार्ट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं, बट स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट डिफरेंट यूज हो रहे हैं। लीफ या ग्रीन यंग स्टेम्स जो होती है वहां पे स्टोमेटा, जो ओल्ड स्टेम्स होती है वहां लेंटिसेल्स से होता है। ठीक है, और रूट्स में कहा किससे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, अब गैस एक्सचेंज जो होता है वो ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, सो नेक्स्ट ह्यूमंस के बारे में, इसके इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं जो कि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। लाइक एट नाइट, नाइट टाइम में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस नहीं होगी, प्लांट तो रिस्पायर हर टाइम करता रहता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस तो होगी 24 आवर। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगी उस टाइम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा प्लांट भी। जैसे हम ह्यूमंस या एनिमल्स में होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो उस टाइम पे प्लांट भी क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, एलिमिनेशन होगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मेजर एक्सचेंज किस चीज का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, ड्यूरिंग नाइट इन केस ऑफ प्लांट्स लाइक। ठीक है, ये प्रोसेस डे टाइम में भी होती है। ठीक है, ड्यूरिंग डे ये प्रोसेस होती है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है वो किस, वो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है। क्योंकि नाइट में फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। ठीक है, नाइट टाइम में तो प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा। ड्यूरिंग डे टाइम में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायर पर प्लांट इस टाइम पे भी करेगा,
लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकालेगा वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए यूज हो जाएगी विद इन प्लांट्स। तो जो मेजर चीज जो प्लांट इवॉल्व करेगा वो क्या करेगा, ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करेगा ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, इसका इस तरह से एग्जांपल आप ऐसे भी मतलब इस चीज को समझ सकते हो कि नाइट टाइम में प्लांट्स के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है। पहले की सोच ये थी कि प्लांट से भूत प्रेत एंड ऑल ये सब हैं जो आपका गला दबाते हैं। तो रीजन ये नहीं होता, रीजन ये होता है कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट भी निकालता है और आप भी एक्सहेल आउट करते हो, तो जिससे आपको सफोकेशन होता है। तो इसलिए प्लांट्स के नीचे नाइट टाइम में नहीं सोना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रात जो नाइट टाइम होती है उस टाइम पे प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और ड्यूरिंग डे ये टाइम में भी रिलीज करते हैं। रीजन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वो यूज हो जाती हैं, इसलिए ऑक्सीजन जो होती है मेनली इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे, कुछ पॉइंट्स और क्या हैं कि जो टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ये तो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन होती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इसको इजिली ले सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिसके थ्रू ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को लेते हैं। डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट गैसेस एक्सचेंज के लिए डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो इजिली ऑक्सीजन को लेते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द aquatic एनिमल्स, aquatic एनिमल्स, ठीक है, या मैरिन एनिमल्स के बारे में क्या? तो एक्वेटिक या मैरिन एनिमल कहाँ से इस ऑक्सीजन को लेंगे, क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आराम से आपको अवेलेबल होती है, आप ले लोगे इस चीज को। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं वो कहाँ से इस चीज को लेंगे, वो डिजोल्व ऑक्सीजन लेंगे, जो कि वाटर में डिजोल्व वाटर ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, डिजोल्व वाटर ऑक्सीजन को लेते हैं। होता क्या है, जो मैरिन एनिमल्स होते हैं, क्योंकि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन जो है वो इजिली ली नहीं जा सकती और इसका रेट जो होता है कम होता है। ठीक है, यानी इसका परसेंटेज कम होता है, ऑक्सीजन का जो परसेंट होता है वो लेस होता है इनके वाटर में। तो जो मैरिन एनिमल्स होते हैं उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग तेज हो जाती है, रेट ऑफ ब्रीदिंग वो बढ़ जाती है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिस्पायर करे, वो तेज से ब्रीदिंग करते हैं। रीजन क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वो इनहेल कर सके। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो एनसीईआरटी में मेंशन थे, जिसे आपको अपने माइंड में रखना है। ये डिफरेंस आई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यों टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और जो आपके एक्वेटिक एनिमल है किसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा होगी और क्यों होगी। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बनेंगे और पूछे जाएंगे, तो इन पॉइंट्स को हमें माइंड में रखना है। गैसेस एक्सचेंजिंग ह्यूमन, सो यहाँ पे गैसेस कैसे पास होती हैं वी ह्यूमन, हम ह्यूमंस के अंदर जो एयर है वो पास कहाँ से होगी, हमारे सबसे पहले जो हमारा बॉडी का आउटर सरफेस दैट इज द नॉस्ट्रिल। ठीक है, जो हमारी ओपनिंग होती है ना नोज की, जो दो होल्स होते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, नॉस्ट्रिल। तो नॉस्ट्रिल के थ्रू जो है वो एयर एंटर करेगी। ठीक है, अगर हम इसका एक रफ डायग्राम ऐसे बनाते जाएं साथ में कि नॉस्ट्रिल के थ्रू एक लाइन डायग्राम बनाते हैं हम, नॉस्ट्रिल के थ्रू जो है वो आपकी गैसेस एंटर की बॉडी के अंदर। ठीक है, या ऑक्सीजन आप कह सकते हो एंटर किया, ये फिर कहाँ जाएगा, फायरिंग्स में। कहाँ जाएगा, फायरिंग्स। ओके, ये कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। आप इसको लिख लो कहीं पर कि कॉमन पैसेज, पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, इसे थ्रोट रीजन भी बोला, इसको थ्रोट भी बोलते हैं। ठीक है, इसे थ्रोट भी कहते हैं, फायरिंग्स। देन यहाँ फायरिंग्स के बाद आपकी एयर कहाँ पहुंचती है, देखो इसकी लायरिंग्स। लायरिंग्स, इसको क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। ये वॉइस, ये आपका वॉइस बॉक्स हो गया। इसके नीचे लायरिंग्स के बाद आपकी एयर कहाँ पहुंचती है, ट्रैकिया। ठीक है, ये कॉमन पैसेज था, यहाँ से फूड जो है अब चला जाएगा ये हमारी लायरिंग्स है। ठीक है,
एक मिनट, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, फूड जो है फूड पाइप में चला जाएगा। ठीक है, फूड जो होगा फूड पाइप में चला जाएगा, और यहाँ पे एयर पैसेज के थ्रू फायरिंग्स से फूड जो है आगे लायरिंग्स में चला जाएगा। ठीक है, जो लायरिंग्स होता है, फूड यहाँ क्यों नहीं आया, इसके इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं ईपीग्लॉटिस, जो कि कार्टिलेजिस का बना हुआ होता है, ईपीग्लॉटिस। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कवर कर लेता है। अगर कोई और डायग्राम अभी नहीं हमारे पास, तो ये क्या कर लेता है आपको, इसको लायरिंग्स को ऐसे कवर कर लेता है, तो फूड यहाँ एंटर नहीं करता। कभी कभी खाने में हमें खाना चढ़ जाता है, बोलते हैं खाना चढ़ गया, तो होता क्या है कि कुछ फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो उस टाइम पे लायरिंग्स में एंटर कर जाते हैं, और आप, क्योंकि ये एयर पैसेज है, यहाँ से हवा पास होती है, तो एयर जो है उससे पुश करेगी, बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करती है, तो आपको कफिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देन खाना कहाँ गया आपका, ट्रैकिया में। ट्रैकिया से खाना कहाँ जाएगा, ओ सॉरी, नॉट खाना आपका, दैट इज द एयर। ओके, एयर कहाँ पास हुई फर्दर, आपके ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई, जिसे सिंगुलर जिसका होता है ब्रोंकस, फर्दर ब्रोंकस भी कहते हैं, जो उसका सिंगुलर होता है। ब्रोंकाई से कहाँ जाएगी, ब्रोंकियोल्स, यानी ये सब डिवीजन जहां पे होगा। हम आगे डायग्राम बनाएंगे, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और ब्रोंकियोल्स से कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये ये बलून लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एल्वियोलाई, एल्वियोले। ठीक है, यहाँ पे एयर आपकी पहुंचती है, और यहाँ पहुंचने के बाद गैस का गैसियस एक्सचेंज हो, गैस जो होती है वो एक्सचेंज होती है। ठीक है, ये है आपकी एल्वियोलाई, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है। वो जब गैसेस एक्सचेंज होगी, तो हमने पढ़ा है कि जो ब्लड होता है वो मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट का, या नहीं पढ़ा तो इतना तो हमें मालूम है कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। इसके पास क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं, ये कैपिलरीज यहाँ पे जो है गैसेस एक्सचेंज होती है, यहाँ पे एल्वेलाई के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये गैसेस थ्रू दीज कैपिलरीज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन इसे प्रोवाइड कर दी जाती है, और इनकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ले ली जाती है। तो लंग जो है ये प्यूरिफिकेशन का काम करता है, एयर की प्यूरिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, एयर को प्यूरिफाई करने का काम करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देता है। ठीक है, सो अगर हम इसका एक डायग्राम खुद से बनाएं, तो मैंने ऐसे मेंशन किया, ये ये देखो आप, ये ये हुआ नॉस्ट्रल। ठीक है, नॉस्ट्रल, फिर इसके बाद का ये हो गया हमारा नॉस्ट्रल। ठीक है, नॉस्ट्रल के बाद आपका फायरिंग्स, लायरिंग्स और ट्रैकिया से मैं बना रही हूँ। ठीक है, ये है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है जब डिवाइड होगा, जहाँ जिस पॉइंट पे ये डिवाइड होगा, इसको बोल देंगे ब्रोंकाई। क्या बोल देंगे, ब्रोंकाई। ठीक है, फिर ब्रोंकाई जो है जो फर्दर डिवाइड होगा, फर्दर इसकी जो ब्रांचेस होंगी। ठीक है, ये फर्दर ब्रांचेस जो हैं इनको क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, और यही ब्रोंकियोल्स आगे जाके आपके बलून लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको कहते हैं एल्वियोलाई या एल्वियोली। ठीक है, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, इनको क्या कहेंगे, एल्वियोले। ठीक है, और इन एल्वियोले के ऊपर मैंने मेंशन किया पीछे डायग्राम में कि यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं जो कि एक्सचेंज करती हैं गैसेस, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। कहाँ पे होगा एग्जैक्ट लोकेशन अभी हमें पता है कि गैसेस एक्सचेंज एग्जैक्टली कहाँ है, एल्वियोली, यहाँ पे आके गैसेस एक्सचेंज होता है थ्रू कैपिलरीज। ठीक है, ओके, और ये जो हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया, इस पे रिंग्स होती हैं, कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस की रिंग होती है ऐसे। ठीक है, और ये क्या करता है, इसको कुल, ये कार्टिलेजेस, ये क्या करता है, ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। ये इसको बोलते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेजेस, रिंग
ऑफ, क्योंकि ये रिंग्स जैसा दिख रहा है तो कार्टिलेजेस का बना हुआ है, तो रिंग ऑफ कार्टिलेजेस। ये हेल्प क्या करता है? टू हेल्प टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एयर पैसेज। एयर पैसेज को कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, असर्शन रीजन के अंदर। ठीक है, सो तो जिस टाइम पे यहाँ पर जब एल्विलाई के थ्रू कैपिलरीज गैसेस एक्सचेंज होते हैं, गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है, कैपिलरीज में गैस का एक्सचेंज होता है, तो जो गैस एक्सचेंज होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और ऑक्सीजन को कैपिलरीज को दे दिया जाता है। ठीक है, उस टाइम पे जो एक वॉल्यूम है, ठीक है, जिसको कहा जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? लंग का ये वॉल्यूम है, जो यानी कुछ एयर जो है लंग अपने पास रखता है, जिसको आप एक्सहेल यानी तेजी से भी पुश करोगे, यानी एक्सहेलेशन की प्रोसेस करोगे, सांस बाहर को निकालोगे, तो भी ये वॉल्यूम जो है, ये परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ये आपके लंग्स से, ये आपका लंग्स है, यहाँ से बाहर नहीं जाता है। यानी कुछ परसेंट एयर को जो आपका लंग्स है वो अपने पास रखा होता है, और इसको आप कितना भी ट्राई करो एक्सहेल करने की, मैक्सिमम एक्सहेलेशन करो, ये परसेंटेज ऑफ एयर जो है लंग्स में ऑलवेज बची हुई रहती है लंग्स के पास। इसी वॉल्यूम को क्या कहा जाता है? रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, और ये हेल्प क्या करेगा? ये इस लंग को कोलैप्स होने से बचाएगा। यानी ये लंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है ना, तो इसको ये करेगा, लंग्स को कोलैप्स होने से बचाएगा। ठीक है, तो रेसिडुअल जो वॉल्यूम है इसके बारे में भी, ये ब्रीदिंग साइकिल का पार्ट है। हम ब्रीदिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर रेस्पिरेशन की हम बात करें तो रेस्पिरेशन की दो स्टेप्स होती हैं। इस चीज को हमने आगे पहले नहीं क्लियर किया। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है उसकी टू स्टेप्स हैं। ठीक है, फर्स्ट टू स्टेप्स, फर्स्ट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज को क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस एक्सचेंज को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। फिर ब्रीदिंग प्रोसेस से जो ऑक्सीजन हमने ले ली, ऑक्सीजन जो ली, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन, इस दोनों प्रोसेस को मिला के ही हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकडाउन होना, यही क्या कहलाता है? आपका रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है वो दो स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट तो आप ब्रीदिंग जब आप करते हो, इस ब्रीदिंग प्रोसेस से हमने ऑक्सीजन ली और इस ऑक्सीजन का यूज कहाँ किया? फूड के ब्रेकडाउन में। ठीक है, और इसी दोनों प्रोसेस को मिला के हम क्या कह देते हैं? कि रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट रिसीजुअल वॉल्यूम जो आप बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, रिसीजुअल वॉल्यूम, इसके बारे में भी क्वेश्चन किया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, कि रेसिजुअल वॉल्यूम एग्जैक्टली क्या होता है, तो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि रेसिजुअल वॉल्यूम क्या है, कि लंग्स का अपने पास कुछ एयर रखी हुई है, वो एनी हाउ आप कुछ भी करोगे, कितना भी आप एयर को कुछ भी करोगे, दैट मीन्स कितना भी आप एक्सहेल आउट करोगे, कितने भी प्रेशर के साथ, लंग्स उस वॉल्यूम को अपने पास रखता है, वो बाहर इसको नहीं निकालेगा। और ये हेल्प क्या करेगा? इस लंग को कोलैप्स होने से बचाता है। और इसी वॉल्यूम को क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि ब्रीदिंग साइकिल का एक पार्ट है। ठीक है, ये हम ब्रीदिंग साइकिल के ही बारे में पढ़ रहे हैं ना, कि ऑक्सीजन जो है एक वन बाय वन, ये ऑक्सीजन कहाँ से ट्रेवल करके कहाँ पहुंच रही है, ये गैसेस एक्सचेंज के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये ब्रीदिंग साइकिल का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात क्या करेंगे यहाँ पर, कि अगर कोई लार्जर बॉडी है, ठीक है, लार्जर बॉडी, तो लार्जर बॉडी जो है वहां पे डिफ्यूजन एनफ नहीं होता, डिफ्यूजन इज नॉट मच एनफ, लाइक लार्ज जो एनिमल्स होंगे, नॉट डिफ्यूजन इज नॉट एनफ लाइक इन लार्ज एनिमल्स। लार्ज एनिमल्स यानी जिसकी बॉडी साइज बड़ी होगी, बॉडी साइज यहाँ पे, बॉडी साइज जो होगी वो लार्ज होगी।
तो डिफ्यूजन वहां पे सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है, कि ऑक्सीजन जो है वो अंदर आई और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर डाला गया। तो उसके लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट रिक्वायर्ड होता है। क्या रिक्वायर्ड होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट अब रिक्वायर्ड होगा अगर कोई लार्जर बॉडी है या जिसकी बॉडी साइज ज्यादा है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट रिक्वायर्ड होगा जो कि इस ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक सप्लाई करे। तो हम ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, तो हमारे अंदर जो ह्यूमंस के अंदर, इन ह्यूमंस, हम इसके लिए कलर चेंज करते हैं। इन ह्यूमंस जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है? इन ह्यूमंस आप क्या मेंशन करोगे? रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ये नाम आपने पहले सुन रखा होगा, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन जो होती है इसकी हाई एफिनिटी होती है। ये शो करती है हाई एफिनिटी विथ ऑक्सीजन, ठीक है, हाई एफिनिटी विथ ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन को अपने साथ डिसॉल्व करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में आप सप्लाई करेगी। तो जिस सेल्स में ये होती है वो सेल्स कौन सी होती हैं? दैट इज आरबीसीज, जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स आपकी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये क्या करती हैं? अपने अंदर हीमोग्लोबिन को लिए हुए रहती हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक इस हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। ये पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है? इस आरबीसी के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन जो है किस सेल के अंदर होता है? दैट इज आरबीसीज। ओके, एक पॉइंट और हम मेंशन करते हैं, क्या कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एनसीईआरटी की लाइन है ये भी, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर में हाईली डिसॉल्वेबल होती है। वाटर, ठीक है, हाँ, हाईली डिसॉल्वेबल होती एट एस डिसॉल्व हाईली डिसॉल्व होती है कंपैरिजन किसके? ऑक्सीजन के, ठीक है, ऑक्सीजन के। तो ये क्या करती है? मोस्टली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये डिसॉल्व फॉर्म में ही ब्लड में ट्रांसपोर्ट की जाती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके बाद आपको कोई भी डाउट, कहीं पे भी कोई डाउट आता है, वो हम सॉल्व करेंगे। आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसका आंसर करूंगी। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। और एक सजेशन मेरा ये भी है कि क्योंकि लेक्चर जो है मैं लिखते हुए बोलती हूँ, तो स्पीड आप बढ़ा के देखा करो। जहाँ पे आपको लगता है कि रिक्वायर्ड है स्पीड आपको स्लो करनी है, आप स्लो कर लो, वरना आप 1.5 या 2 की स्पीड पे लेक्चर को देखा करो। इससे आपका टाइम सेव होगा और आपको चीजें अंडरस्टैंड भी होंगी। जहां आपको लगता है प्रॉब्लम आ रही है वहां पे आप स्पीड स्लो कर लो। दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। Have a good day. Bye.